नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पाकिस्तान एक बार फिर अपने जाल में ही फंसता नजर आ रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने भी अब उस पर नकेल कसनी शुरू की है, तो वहीं फर्जी वीडियो के जरिए प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के नाम पर जो पाकिस्तान की तरफ से हरकत हुई, उसका विरोध भी रंग लाया। पाकिस्तान ने उस वीडियो को भी डिलीट किया है, यानी पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। तो इन तमाम चीजों पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करें, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर किस तरह पाकिस्तान पर अब अमेरिका की नकेल कसती जा रही है। पाकिस्तान को अमेरिका का बड़ा झटका, F-16 लड़ाकू के इस्तेमाल पर लगाई फटकार। भारत पर F-16 से अटैक पड़ा पाकिस्तान को भारी। पाकिस्तान के पैतरे की पड़ताल कर रहा अमेरिका। पाकिस्तान से 68 फाइटर जेट छीनेगा अमेरिका। पाकिस्तान अपने ही पुणे जाल में फंसता जा रहा है। भारत में 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले का भारतीय वायुसेना ने महज 12 दिन में मुंहतोड़ जवाब दिया था। अपने 45 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों पर हमला किया था। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को 12 मिराज 2000 से LOC के पार जाकर आतंकवादियों के शिविरों पर हमले किए थे, जिसमें 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 2 से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला उठा था, जिसके बाद भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू का इस्तेमाल किया था। हालांकि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान F-16 को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था। पाकिस्तान को तब बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद हर ओर पाकिस्तान की किरकिरी भी हुई थी। पाकिस्तान ने तब बिना सोचे समझे F-16 लड़ाकू का इस्तेमाल तो कर लिया था, लेकिन भारत के खिलाफ F-16 लड़ाकू विमान इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। F-16 लड़ाकू जेट के दुरुपयोग को लेकर अमेरिका ने इसके लिए पाकिस्तान सरकार से जवाब मांगा है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने शर्तों का उल्लंघन किया है। F-16 का पाकिस्तान ने किया दुरुपयोग। पाकिस्तानी सेना ने किया शर्तों का उल्लंघन। यूएस का सख्त रुख, पाकिस्तान की हवा टाइट। इस मामले में अमेरिका ने सख्ती दिखाते हुए पाकिस्तान से सवाल किया है कि आखिर उसकी अनुमति के बिना F-16 विमान का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए क्यों किया गया। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने वाले अमेरिका ने अब भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने पर जांच शुरू कर दी। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान आतंक विरोधी अभियान के लिए दिया था। 80 के दशक में अमेरिका ने F-16 विमानों को पाकिस्तान को दिया था। शर्तों के मुताबिक बिना अमेरिका की अनुमति के पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल सैनिक कार्यवाही में नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा में किया जा सकता है, लेकिन हमले के लिए नहीं। आपको बता दें कि F-16 अमेरिका में बना लड़ाकू विमान है और इसमें लगने वाली एम्ब्रो मिसाइल भी अमेरिका में ही बनती है। अपने इस विमान के इस्तेमाल के लिए अमेरिका की शर्तें होती हैं। नियमानुसार पाकिस्तान को दूसरे देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने से पहले अमेरिका की इजाजत लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन होने पर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। इसकी वजह से ही पाकिस्तान काफी सहमा हुआ है। गुरुवार को जो सबूत भारत की तरफ से पेश किए गए हैं, वे इस बात को पुख्ता कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि उसने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में अपने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं किया था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल BS जायसवाल इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। कर्नल पंशी कौल साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं, तो वहीं कर्नल अशोक तारा साहब हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। कर्नल सज्जन कुमार चहल भी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, तो वहीं कर्नल SK ओबराय हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। जनरल महाजन, ब्रिगेडियर महाजन, मैं आपके पास आऊं और सबसे पहले शुरुआत आपसे करूं।
अमेरिका की तरफ से जो अब ये संदेश आ रहा है कि हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर किस तरह से आपने F-16 का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया उसके बाद लगातार वो इस तथ्य को छुपाता रहा था और कोशिश भी ये थी कि ये ना पता चले कि ये हमला F-16 से हुआ था। शायद अब उसकी वो कोशिश नाकाम हो गई जिस तरह से सबूत भारत ने दिखाए थे। शाकर जी देखिए, F-16 जो बहुत बढ़िया फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो अमेरिका ने पाकिस्तान को एड की तरफ से, एड जैसे एक मदद के तौर पर दिया था ताकि एंटी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल कर सके, तालिबान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। उसमें बड़ी एक ज़बरदस्त शर्त थी कि ये किसी दूसरे देश के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन्होंने ये जो F-16 है हमारे देश के अगेंस्ट 27 फरवरी को इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल ट्रीटी के अगेंस्ट है। उसके इस्तेमाल करने के बाद वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। और मैं विंग कमांडर अभिनंदन को अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक MiG-21 जो आज से 35-40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, उसने F-16 को गिरा दिया। ये एक दो देशों की संधि का उल्लंघन है और अमेरिका जो एक पावरफुल नेशन है वो चाहता है कि पाकिस्तान इसका जवाब दे और हो सकता है कि स्ट्रांग एक्शन उसके ऊपर लिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि क्योंकि वे हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है तो अमेरिका इन एयरक्राफ्ट्स को वापस बुलाए। बिल्कुल। कर्नल अशोक तारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल, जिस तरह से प्रोपेगेंडा वीडियो पाकिस्तान की तरफ से और आए हैं सामने और सोशल मीडिया पर जब वो वायरल हुआ और जो उस पर आपत्ति दर्ज हुई है, उसके बाद जो ऑफिशियल जो आधिकारिक ट्वीट था पाकिस्तान आर्मी का, वहां से उस वीडियो को डिलीट किया गया। लगातार पाकिस्तान इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहा था। जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन के आने में भी देरी हुई, कहा यह गया कि उन्हें ऑन कैमरा इस तरह से स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य किया जा रहा था लगातार, और वो कट्स के साथ, इतने कट्स, एक एक मिनट के वीडियो में 17-17 कट्स के साथ वो वीडियो सामने लाना। क्या ये जो पाकिस्तान है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो इस तरह की अगर हरकत करेगा तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो किस तरह से प्रेशर बनाएगी? भारत का प्रेशर अलग से है, क्या जरूरत थी उसे इस तरह के वीडियो को सामने लाने की? जो पाकिस्तान है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक या एयरफोर्स के थ्रू ही नहीं हारा जी, बल्कि वो इंटरनेशनल जो उनकी अपनी कम्युनिटी है वो उसके अंदर भी हारा हुआ है। इसीलिए वो जो है OIC जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन है उसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है कि ये कार्रवाई कैसे हुई, क्यों की उसने, और टेररिज्म से बचने के लिए। यही वजह है कि वो ये प्रूव करने के लिए कि वो टेररिज्म बिलीव नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, वो घबराया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो किसको अप्रोच करे, क्या कार्रवाई करे, ये प्रूव करने के लिए कि ये टेररिज्म उसके पाकिस्तान से नहीं होता बल्कि हिंदुस्तान के अंदर ही या भारत के अंदर ही लोग उसको करते हैं। इसीलिए वो कोई भी सोल्यूशन उसके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से ऊपर जोर पड़ा हुआ है। और साथ ही इसके ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उसकी जड़ें जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और खासकर जो जमात इस्लामिक जो जिसकी तकरीबन 4,500 करोड़ की प्रॉपर्टी JNK के अंदर है, वो 350 उनके मेंबर हैं, 400 स्कूल हैं, 300 मस्जिद हैं और कम से कम 1,000 जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं। इसको वो सोशल रिलीजियस के नाम से चलाता है, लेकिन उसकी जो सब कुछ कार्रवाई है वो अभी हिंदुस्तान ने या भारत गवर्नमेंट ने उसको अनलॉफुल कर दिया है। उसके जो नेता लोग हैं उनको पकड़ लिया गया है और बाकी डिसबैंड कर दिया है। अब पाकिस्तान को ना तो हिंदुस्तान की जो सपोर्ट मिलती थी, उसके जो लोग हैं अंडरग्राउंड उनसे मिलती थी, और ना उसको खुद समझ आ रहा है, बाहर से भी उसके ऊपर बोझ हो रहा है, इसलिए वो घबराया हुआ है और ये कार्रवाई कर रहा है।
कर्नल बंशी कौल, मैं आपके पास आऊं। जिस तरह से स्थिति बनी है और इस बीच खबर यह है कि समझौता एक्सप्रेस एक बार फिर शुरू हो रही है, इन तमाम हालात के बीच क्या समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत एक बार फिर तमाम स्थिति को शांत करने के लिए, दोनों देशों के बीच की जो कड़वाहट है उसको कम करने में कुछ सार्थक साबित होगी, या स्थिति अभी वैसी ही आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो समझौता एक्सप्रेस शुरू करो या बंद करो, ये एक बहुत मामूली सा एक काम है। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान चाहता था, क्योंकि वो तैयार नहीं है जंग के लिए, उनकी माली हालत इतनी ख़राब है, और ये जो उन्होंने साइकोलॉजिकल वारफेयर भी किया, उसका वीडियो बनाया, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में कि जो जनरल पब्लिक है जी, वो दबाव डाले गवर्नमेंट पे कि ताकि गवर्नमेंट एक्शन न ले और जंग ना करे। मगर हमने जो करना है वो तो हम करेंगे ही। ठीक, ये जो काम है कि अभिनंदन को वापस लाए, भेजा, वो ये तो सब मामूली चीज़ें हैं। ये 5-7 दिन में हमारे देशवासी भी भूल जाएंगे, और जो बेसिक हमारा काम है वो ये है कि हमने जो उनके आतंकी गढ़ हैं उनको ज़रूर मिटाना है। अब ये समझौता एक्सप्रेस चले या न चले, या छोटी मोटी बातें आपस में चले या न चलें, वो बहुत मामूली और नीचे लेवल की बातें हैं। ठीक, जो असली मुद्दा है हमारा वो ये है कि जितने भी आतंकी गढ़ हैं उनके वो तोड़े जाएं, वो मिटाए जाएं, और उनके जो बेसिस हैं यहाँ JNK में, जैसे अभी कर्नल साहब ने बताया कि उनका जो ये ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड लोग थे वो अब धीरे धीरे पकड़ में आएंगे और उनके भी वो सोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक है। कर्नल जायसवाल, मैं आपके पास आऊं। जिस तरह से ये तमाम चीजें चली और अभी भी बॉर्डर पर जो तमाम तरह की गोलीबारी अभी भी हो रही है, लोगों की शहादत की खबरें अभी तक आ रही हैं, ऐसे में जो सीमा पर है, जो शांति दिखनी चाहिए, जो दबाव दिखना चाहिए, शायद उतना दबाव अभी पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। हमें और दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी क्या? क्योंकि लगातार शहादत की खबरें अभी भी आ रही है, तमाम घटनाक्रम हुआ और इंटरनेशनल दबाव के बावजूद सीज फायर का उल्लंघन नहीं रुक रहा है। ठीक है, मैं दोबारा लौटूंगा। इस वक्त मैं सीधे अब कर्नल सज्जन कुमार चहल साहब आपके पास आता हूं। यही सवाल आपसे कि आखिर अब आगे क्या करना होगा, क्योंकि सीज फायर का जो उल्लंघन है वो नहीं रुक पा रहा है, उसके चलते लगातार जो सिविलियन है वहां पर उनकी भी मौत हो रही है और हमारी आर्मी की शहादत की भी खबरें वहां से लगातार आ रही हैं। शाकिर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वारदात पाकिस्तान अपने हिसाब से करता रहेगा। कल का इंसिडेंट देखिए आप, जनेवा कन्वेंशन के तहत उनको विंग कमांडर को छोड़ना ही था, लेकिन उन्होंने एक ड्रामा किया, पीस जेस्चर दिखाया। आर्टिकल 13 के तहत उनको उसको छोड़ना था जब उन्होंने वीडियो लॉन्च कर दिया कि विंग कमांडर हमारे कब्जे में है। लेकिन उन्होंने कल जो सीन क्रिएट किया था पूरे दिन, सुबह लाहौर से लेके बाघा बॉर्डर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 400 किलोमीटर, 5 घंटे का जर्नी है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के उन्होंने 9:30 बजा दिए। इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, 5 से, मैं हाई कमीशन में मैंने सर्व किया हुआ है, 5 से 7 मिनट का टोटल डॉक्यूमेंटेशन होता है। एक टेम्पररी पासपोर्ट हाई कमीशन ने इशू किया, उस पर एक स्टैंप लगा के उनको भेजना था, मेडिकल पहले हो जाता है, लेकिन उन्होंने पूरी कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने नोइंगली डिले किया और एक वीडियो बनाया उनका वहां पर बैठ करके। उस वीडियो के तहत उन्होंने उसको पोस्टर दिखाया कि ये तो पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छी है, ये बहुत, लेकिन ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, हमें अपनी कार्रवाई चालू रखनी पड़ेगी। आज ही एक 6-7 साल 8 साल की बच्ची का एक बम्बारमेंट में डेथ हुई है मेंढर इलाके में, तो आप क्या उनसे आशा रख सकते हो? हमें अपना प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं विद इन इंडिया की बात करना चाहूंगा। लोग सबूत मांग रहे हैं सेना से, एयरफोर्स से, कि कितने मिलिटेंट मारे, वो कहां के मारे, कितने लोग मारे। लोगों को मेरी समझ में नहीं आता वो देश के साथ है कि खिलाफ है। आप एयरफोर्स से सबूत मांग रहे हो कि आपने मिलिटेंट कैंप पे कितने मिलिटेंट मारे हैं। ये हमारे को अंदर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। आज एक हाइब्रिड वॉर में है भारतीय सेना और सेनाएं, उनको सपोर्ट करने की बजाय आप सबूत मांग रहे हैं लोगों से।
नहीं और हमें अपना कर्नल प्रेशर कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है कर्नल चहल, हुआ क्या दरअसल सेना की तरफ से जो बयान आया बहुत ही स्पेसिफिक बयान था और उन्होंने साफ तौर पे स्थिति जी जो थी वो स्पष्ट कर दी, लेकिन हुआ क्या, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं ना उन्होंने इन तमाम चीजों का हाइप करने के चक्कर में कोई अपनी गिनती बताने लगा और फिर उसमें जिक्र करूंगा मीडिया का भी, उसका भी बड़ा रोल रहा कि बिना सोचे समझे गिनती बताना, जबकि सेना तमाम चीजों को स्पष्ट कर चुकी थी, उसके बावजूद अपनी तरफ से तमाम आंकड़ों को जब रखा जाता था तो एक माहौल बना, उस पर शायद लोगों की प्रतिक्रिया थी वो। जी कर्नल, किसी भी सैनिक अधिकारी ने कोई फिगर नहीं दिया। जब ट्राई सर्विसेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कोई फिगर नहीं दिया हमने, फिगर दे रही है तो इसमें, लेकिन आप वायुसेना से सबूत मांग रहे हैं। ठीक है कर्नल ओबराय, मैं आपके पास आऊं क्योंकि ये तमाम चीजें चल रही हैं, ऐसे में अमेरिका पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कतर में तालिबान से वो पीछा छुड़ाने के चक्कर में पाकिस्तान के साथ वहां पर बैठक करता है अमेरिका, तालिबान और पाकिस्तान कतर में एक साथ बैठते हैं एक टेबल पर और बातचीत चलती है कि अमेरिका अफगानिस्तान से कैसे फौज वापस ले। ऐसे में जब अमेरिका वहां अपना पक्ष देख रहा है तो यहां हम कितना भरोसा करें अमेरिका पर कि वो हमारा साथ दे पाएगा? जो उद्देश्य है पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने का वो ये है कि ये तालिबान से किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए वो अभी तक इतना हार्श एक्शन उसने पाकिस्तान की तरफ नहीं किया, कि जबकि उसने उसकी एग्रीमेंट के अनुसार जो F-16 यूज नहीं किए जाने थे वो भी उसने किए। अभी उन्होंने उसको क्वेश्चन पूछा है, मगर उसका दबाव, अमेरिका का पूरा दबाव पाकिस्तान के ऊपर है कि किस तरह से कि जो ये हिंदुस्तान के साथ जो टेररिज्म किया जा रहा है इसको रोका जाए। और कतर के साथ जो उसने वो कर रहा है वो उसका सोल एम जो है कि किसी तरह से जो तालिबान के साथ जो उनकी एंगेजमेंट है वो घटे और वो अपनी फोर्सेस को वापस बुला सके। बिल्कुल कर्नल ओबराय, सवाल वहीं से पैदा हो जाता है कि जब एक तरफ अमेरिका अपना हित पाकिस्तान के साथ और तालिबान को बैठाकर पाकिस्तान के साथ वो अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, वहां पर वो पाकिस्तान को आगे रखकर अपना हित साध रहा है, तो ऐसे में हम कितना भरोसा करें? क्या हमें बहुत ज्यादा अमेरिका या दूसरे देशों पर भरोसा करने की जगह अपने कदम खुद और मजबूत तरीके से और उठाने की जरूरत आ गई है? नहीं, हम तो अपने कदम पीछे थोड़ी हमने हटाए हैं, हम तो अपने कदम उठाए जा रहे हैं और हमको अपनी तैयारी हर तरह से पूरी रखनी है। वो उसके जहां इसे आज के युग में जो सबसे बड़ी चीज है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट के साथ उसके साथ पाकिस्तान के साथ कतर में मीटिंग कर रहा है, और जबकि वो अपने आप को विड्रॉ करना चाहता है और हमारा इंटरेस्ट उसके साथ तभी तक है, उसका इंटरेस्ट हमारे साथ तभी तक है जब तक कि हम उस पर प्रेशर डाल करके और उसकी, क्योंकि हमारे भी इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में है, हम उसकी वहां कुछ मदद कर सकें। बिल्कुल, हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरह से अभिनंदन की वापसी हुई और उस वापसी के बाद जिस तरह से हमारी जो शहादतें हुई वो लगातार अब भी हो रही हैं, और उसको लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, क्या उसको मजबूत करने के लिए जो मैकेनिज्म होना चाहिए उस पर अब काम करने की जरूरत है, ताकि किसी तरीके भी की चूक ना हो, और वो चूक अगर नहीं होगी तो हम शायद दुश्मनों के इस तरह के किसी भी एक्ट को पहले ही रोक सकते हैं। जी निश्चित, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अपने सुरक्षा तंत्र और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। कहां इसमें खामी रही है और हम इसमें क्या सुधार ला सकते हैं, ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और सरकार भी इस पर सोच रही है। लेकिन हमें अपने जो पाकिस्तान है इसके कुछ इरादे वो शुरू से ही नापाक इरादे रहे हैं, हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। पाकिस्तान कोई बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल आप इतना कुछ भी कर लीजिए, पाकिस्तान के रवैये में कोई अधिक अंतर आने वाला नहीं है। वो शांति का स्वांग रचेगा, कई तरह के स्वांग रचेगा, लेकिन जो उस तरह की उसकी नीति रही है अब से लेकर उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला। शांति का दिखावा करेगा। अभी बड़े आज ही एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं माननीय इंद्रेश जी, जो हरियाणा से ही हैं, मुद्दा खैसर से ही हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो सृष्टि पे पैदा होता है उसका अंत भी होता है।
तो पाकिस्तान का अंत निश्चित है, क्योंकि ये भारत से ही पैदा हुआ है। भारत तो अजन्मा है, पाकिस्तान जो है पैदा 47 में पैदा हुआ है और इसका अंत निश्चित है। और उन्होंने लोगों से ये कहा है कि कुछ ना कुछ पैसे बचा के रखिए, आपको लाहौर और कराची में जमीन खरीदने का अवसर मिलेगा। और यहाँ के युवकों को कहा है कि आपको लाहौर और कराची में प्रोफेसर बनने का, रोजगार के अवसर मिलेंगे वहां। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की नीति है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ सीखने वाला है। हमें अपने तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, अपने सैनिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। आज हमारे सैनिकों के लिए क्या सुविधाएं हैं, किन कठिन परिस्थितियों में वो काम करते हैं, उनको आधुनिक हथियार देने के साथ साथ प्रशिक्षित करने के अलावा उनकी सुख सुविधाओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जितनी सुविधाएं हमारे राजनेताओं को हैं, क्या उतनी सुविधाएं हमारे सैनिकों को हैं? अब देखिए, आज ही फैसला हुआ है, सेना के जो बाकी 2 प्रमुख रह गए थे उनको Z+ कैटेगरी देने की बात आई है। हमारे नेताओं को Z+ कैटेगरी पहले से ही है। हमारे राजनेताओं को बहुत सुविधाएं मिलती हैं, उनको बंगले भी मिलते हैं, लेकिन क्या हमारे सैनिकों को इस तरह की सुविधाएं मिलते हैं? क्या हमारे सैनिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कोई कारगर प्रयास हुआ है? जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं उनको एकमुश्त राशि देने के बाद क्या उनके परिवारों की सुध दी जाती है? इस तरह कई मामले ऐसे हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है और सैनिकों के परिवारों को उनका आगे भी ध्यान रखा जाए। जो शहीद हो गए उनके परिवारों को आगे भी सुरक्षा मिलती रहे और आगे भी उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यदि हमें सब सोचना पड़ेगा। और खुफिया तंत्र की क्यों, हमें सारे तंत्र पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक, ये बात मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। देर से उसके ये कदम ऐसे रहेंगे। हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन उसके इरादे देर से ऐसे ही रहेंगे। वो आतंकवादी शिविर नहीं करेगा, वो इस तरह का दिखावा करता रहेगा, वो विश्व पटल पर कश्मीर का मुद्दा फिर उठाने का प्रयास करेगा। जिस तरह ये बने कि भारत की छवि को विकृत किया जाए, उसका एक ही ध्येय रहेगा। हमें अपनी सुरक्षा को और तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है और ये आगे भी रहेगी। ठीक है जी महाजन जी। जो आपने इंटेलिजेंस के बारे प्रश्न पूछा है जी, हमारे जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं जी, जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक तरीके से आती है। प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन की। हर कोई, चाहे वो एक्सटर्नल एजेंसीज हो या इंटरनल एजेंसीज हो, डिफरेंट एजेंसीज अपना अपना काम करती हैं, लेकिन वो अपने ही हेडक्वार्टर्स में वो इंफॉर्मेशन देती हैं। जब तक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो डिफरेंट सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको एनालाइज किया जाता है, सिंथेसाइज करके, एंड देन वो दी जाती है। इसमें प्रॉब्लम है, ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम जो है। इसी तरह किसी टाइम पे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी, इसको और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि चाहे वो मिलिट्री सोर्सेज से हो, चाहे वो सिविलियन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही हो, उनको अच्छी तरह कोऑर्डिनेटेड करके उसको इंटेलिजेंस में कन्वर्ट किया जा सके। तो चर्चा हमारी जारी है। कर्नल चहल, मैं आपके पास आऊं, जिस तरह से अब कश्मीर में जो कश्मीर की जो जमाते इस्लामी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी लगातार, वहां पर तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रही है जिसके बाद ये कदम उठाया गया, 5 साल के लिए उसे बैन किया गया है। इस कदम के बाद कितना मोराल गिरेगा उन तमाम एलिमेंट्स का जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की शय पर वहां पर पत्थरबाजी हो या तमाम इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे थे? जमात इस्लामी बेसिकली एक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और रिक्रूटमेंट में मदद कर रहा था, और उनके 300-350 मदरसे और मस्जिद में उनका ये काम चल रहा था। अब उनकी ये कमर टूट गई है, फाइनेंसेस उनके पास पहुंचेंगे नहीं, रिक्रूटमेंट उनकी होगी नहीं। इससे बहुत बड़ा असर आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लग जाएगा। जो क्रैकडाउन उन पे किया है या हुर्रियत पे किया है, इसका असर आपको कुछ दिनों में दिखाई देगा। इलेक्शंस का आप बता रहे थे, अभी पीछे आपने पॉइंट किया था इलेक्शंस क्या हो। श्रीनगर के आसपास के 5-6 जिलों को छोड़ दो, बाकी इनका कोई इनका इफेक्ट है नहीं। ये 6-7 जिले हैं जो श्रीनगर के आसपास, इसी में इन्होंने ये अपना कार्रवाई बनाई हुई है, और जमात इस्लामी इसी एरिया में अफेक्टेड थी। अब इलेक्शन होंगे तो इनका असर, ये जमात इस्लामी का बैन का असर उसमें आपको दिखाई देगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा इससे। बिल्कुल। कर्नल ओबराय, आपको भी इसी में मैं जोड़ूं और ये जानना चाहूं, क्योंकि आम जो कश्मीरी है, जो एक तरह से मीडियम क्लास या लोअर मिडिल क्लास कश्मीरी है, वो कहीं ना कहीं दोहरी मार उस पर पड़ती थी। ये इस तरह के एलिमेंट जो थे वो उन पर भी प्रेशर बनाते थे, उनको एक तरह से जबरदस्ती इन तमाम चीजों में धकेलने की भी कोशिश करते थे। अब जब ये मोरल डाउन होगा और फाइनेंशियली वो वीक होंगे, तो वो कश्मीरी जो
रोज अपने रोजगार के लिए जाना चाहता है, काम करना चाहता है, जो कमाना चाहता है, उसको भी एक मनोबल मिलेगा कि कम से कम ऐसे एलिमेंट्स अब क्रैकडाउन हुए हैं और वो निकलकर एक बार फिर जब बाहर आएगा और वो जब वोट करेगा तो एक बड़ा संदेश भी जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि जैसे अगर प्रॉपर इलेक्शंस जब होंगे और आम कश्मीरी जो है जब वो वोट के लिए निकलेगा तो इसके लिए टोटल जो आतंकवादी हैं और पाकिस्तान की ये हार होगी कि क्योंकि वो चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो सिस्टम है जी, ये लोकतंत्र है, ये टूटे। और वहां पर जो कश्मीरी बॉयज हैं उनको पैसे दिए जाते थे। अब चूंकि अभी आजकल लोगों की जो टूरिस्ट जाते थे उसकी वजह ना जाने की वजह से उनको सबसे बड़ा लॉस तो है जो रेवेन्यू का। और इसके अलावा अगर हमने जिसको सख्तियां की हैं उस वक्त उनके लिए खाने के लिए, उनके बाकी इस्तेमाल के लिए जो धन की कमी होगी, और अगर वो इस लोकतंत्र से जुड़ेगा तो सारी फैसिलिटीज उनको मिलेंगी। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊं। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह के हालात बने थे, इस बीच कश्मीर से एक बड़ी अच्छी खबर ये आई थी कि वहां के जो होटल्स थे उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए थे। उन्होंने कहा जितने भी टूरिस्ट हैं वो आ जाएं, उन्हें फ्री रहने को मिलेगा और फ्री उनके लिए खाने का इंतजाम, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे कि लोगों को वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था और टूरिस्ट जो वहां फंसे हुए थे उनके लिए उन्होंने होटल्स को अपने खोल दिए थे, दरवाजे खोल दिए थे। और इन तमाम हालात के बीच जब इस तरह का क्रैकडाउन होगा वहां के एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ, तो वो कश्मीर में जो एक टूरिज्म का माहौल था वो एक बार फिर बहाल होने से वहां की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी होगी, साथ में जो आम कश्मीरी है जो टूरिज्म के जरिए जो रोजगार कमाता था उसको भी बल मिलेगा। लिहाजा ये एक बेहतर कदम, और इससे आगे क्या कुछ और हो सकता है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। ये कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। जिस तरह अब कश्मीरियों ने वहां जिस तरह का सदस्यता का परिचय दिया, जो वहां लोग फंसे हुए थे उनको मुफ्त भोजन वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश गया है। वहां के लोग भी शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ ये लोग थे जिन्होंने हमारे युवकों को दिग्भ्रमित कर रखा था और उनको गलत कामों में लगा रखा था। उनका ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। अब सरकार इस दिशा में पहल भी कर रही है और कुछ जिन पर अलगाववादियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये सबसे बड़ा कश्मीर में शांति की राह में बाधक बने हुए थे। वो खुद तो सुविधाएं ले रहे थे, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे और यहाँ के युवकों को गुमराह कर रहे थे। सरकार ने अब जो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है और सरकार इस दिशा में जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से अब उन लोगों का दबाव कम होगा, लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बनेगा और जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं जब उनकी सरकार में भागीदारी होगी और वो सरकार में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यहाँ के लोग भी कश्मीर जाना चाहते हैं। कश्मीर की जो वादियां हैं, जो कश्मीर की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको निहारना चाहते हैं, तो वहां का जो पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इन लोगों में एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास का माहौल बना हुआ है वो भी समाप्त होगा और परस्पर सौहार्द की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और इस सरकार की भी इस दिशा में बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाए हैं और आगे भी हमें अपेक्षा करनी चाहिए कि सरकार इस दिशा में अब कठोरता से ही काम लेगी। पाकिस्तान के इरादे तो हमें मालूम ही है कि पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा, आगे वो क्या करेगा, लेकिन हमें अपनी दिशा में अपने जो हमारे प्रयास हैं वो और भी तेज गति से जारी रखने चाहिए। ब्रिगेडियर महाजन, मैं आपके पास आऊं। शांति की बात उठी तो इमरान खान भी वो तमाम आवाजें उठ रही हैं, वो कोशिश में है। उन्हें शायद अब इस चीज का ख्वाब आ गया है कि इस पहल के बाद उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए शांति का। वो तमाम चीजें जब सामने आती हैं तो क्या एक स्थिति बनती है पाकिस्तान की? एक तरफ टेररिज्म को बढ़ावा, दूसरी तरफ एक कदम उठाने के बाद आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको नोबेल प्राइज मिल जाए। देखिए, ये तो बहुत हंसी मजाक की बात है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है और एक जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन जो पीओके में इजेक्शन के बाद जब वो प्लेन से इजेक्ट किए तो लैंड करता है और पाकिस्तान को जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक उनको वापस करना ही है। अगर उन्होंने वापस कर दिया और उधर से स्टार्ट कर देते हैं
कि पार्लियामेंट में कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो नोबेल पीस प्राइज का जो अगर कोई उल्टा प्राइज है तो वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। दूसरी बात, जो मीडिया के सोर्सेज से खबर पता लगी है कि कल विंग कमांडर अभिनंदन, जो कि पहले टाइम दिया था 2 बजे आएंगे, फिर 4 बजे, और ये एक्स्ट्रा टाइम चलता रहा और रात को 9:30 तकरीबन आए। जो खबर पता लगी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद इस्लामाबाद से लाहौर आए और उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें कि 17 कट्स जो आपने पहले भी जिक्र किया है। तो ऐसे इंसान, ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो F-16 गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता हो, क्या बात है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, कोई उसका उल्टा प्राइज हो तो वो जरूर दे सकते हैं। कर्नल तारा क्या कहेंगे, क्या ये एक तरह का मजाक हो रहा है? कोशिश होनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के बीच बेहतर स्थिति बने, आप आतंक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वो कोई ब्लूप्रिंट आप देने की जगह आप इस चीज को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहे हैं, आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है, आप उन तमाम चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात यह है कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जैसे अभी ब्रिगेडियर महाजन ने बताया कि ये पाकिस्तान रोग स्टेट है, इसके अंदर जो है दिमाग के अंदर शैतानी फैली हुई है, और जो भी कार्रवाई कर रहा है वो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि जो पाकिस्तान है एक शांति देश है, एक टेररिस्ट स्टेट नहीं है। ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, जो डिले कर रहा है वो इसलिए कर रहा है उसका वीडियो बने, दुनिया को दिखाए कि ये जो अभिनंदन एयरफोर्स के अफसर थे, इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। और इसी को बचने के लिए कि कहीं पब्लिक के अंदर, दुनिया के अंदर टेररिज्म ना हो, उनको सपोर्ट कहीं बंद ना हो जाए, उसी लिए उसने जो अभी OIC मीटिंग हुई है उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये जो अभी लंबा टाइम ले रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि जो ग्रुप हम बैन करेंगे या अनलॉफुल डिक्लेयर करेगी, हिंदुस्तान करेगा या दुनिया करेगी, उनका नेम बदल दिया जाए और दूसरे तरीके से किया जाए। जैसे आजकल बदर ग्रुप जो है उसको एनरोल किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी तक पब्लिक के अंदर नहीं आया, लेकिन वो आदमी वही हैं जो उस ग्रुप के अंदर जा रहे हैं। इमरान खान को अच्छी तरह मालूम है वो जो है अपना जो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं, ना कि असल में भारत के पाकिस्तान के टेररिज्म खत्म करने के लिए। अगर उनको टेररिज्म खत्म करना है तो उनको भारत से रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, और अगर भारतवर्ष चाहता है कि उसके ऊपर है तो उसके ऊपर जो अंदर इंटरनल अफेयर है उसके ऊपर पॉलिटिकली उस पर रोब होना चाहिए, और बाहर से भी उस पर रोब हो। और जो अंदर का मतलब है कि जैसे अभी जमाते इस्लाम है इसको बैन किया गया है, और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए, और जो ये पत्थर मारते हैं इनको भी एक टेररिस्ट क्लेम किया जाए। और कोई भी अगर पाकिस्तानी झंडा दिखाता है या कोई ऐसी कार्रवाई करता है उसको भी टेररिस्ट घोषित किया जाए, ना कि उसको एक पॉलिटिकल या लीगल चीज से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है कर्नल कॉल, मैं आपके पास आऊं। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू कुछ इंटरनेशनल मीडिया में आया, उन्होंने इस बात को माना कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है। एक बार विदेश मंत्री जब पाकिस्तान का ये कह रहा है कि वो शख्स जो आतंक को बढ़ावा दे रहा है वो पाकिस्तान में है, और उसके बाद भी कार्रवाई में खामोशी, क्या कहती है? मुझे बड़ी हैरानी होती है। ये अजहर महमूद के बारे में ही नहीं है जी। जब ओबामा बिन ओसामा बिन आदम वहाँ था तो अमेरिका को 10 साल तक उन्होंने नहीं बताया कि वो हमारे पास है, जबकि वो रोज उनसे पूछते थे और उनसे पैसे लेते थे और उनसे हथियार लेते थे, F-16 लेते थे। ये तो बताया नहीं उनको कि वो वहाँ पे है। और हम ये आज ही नहीं है, हमने तो कई वो आदमी जो टेरर के वजह से यहाँ से उसको हाईजैक करता है हवाई जहाज को और वहाँ पहुँचता है और उसको वहाँ से रिसेप्शन मिलती है एक बहुत बड़े अधिकारी की तरह, वो वहीं पे था तो वो कहाँ जाता? उसको टेररिस्ट
बन के और वहाँ से पहुँचा के उसका वहाँ इतना वेलकम हुआ, वो वहीं पे था। तो वो कहते हैं कि जी इसका सबूत दे दो। इसका क्या सबूत दे कि भाई वो तुम्हारे पास है? तो इसका मतलब ये है कि वो वहीं पे है। सिर्फ अगर अब हम इनसे ये पूछें कि अगर वो वहीं पे है तो आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जी? आपने उस पर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाई? वो तो कुछ किया नहीं उन्होंने। तो ये उनको सिर्फ कार्रवाई जो है बातों की करनी है। वो सिर्फ हमसे यही पूछेंगे जी कि सबूत दो, जैसे इमरान खान ने कहा कि सबूत दो। अरे भाई सबूत तो तुम्हारे पास है, अब इससे ज़्यादा क्या सबूत दिए जा सकते हैं? एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कश्मीर के बारे में जी। कश्मीर में इतना बड़ा इलाका है, वो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। अभी आपने जैसे कहा था कि होटल वालों ने उनको टूरिस्ट को जगह दे दी, उनको कहा फ्री रहो। देखिए कश्मीर के बारे में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री जो है वो है टूरिज्म की जी। वहाँ का रिक्शे वाला, वहाँ का टोंगे वाला, वहाँ का टैक्सी ड्राइवर, वहाँ का शिकारे वाला, वहाँ का हाउस बोट वाला, वहाँ का हाउस बोट होटल वाला, ये सब डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। अगर वही टूरिस्ट आता है वो चीज़ें भी खरीदता है, वो शॉल भी खरीदता है, वो और भी पेपरमाशी की चीज़ें खरीदता है, तो उनकी इकॉनमी ठीक रहती है। जो आम आदमी है J&K का वो इस आतंकवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इससे खुश नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहता है, और अगर अब ये जो जमात इस्लामी बंद हो गया तो उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो ओपनली तो वो आप कर नहीं सकते थे। और आई ओनली होप, मुझे ये उम्मीद लगती है और होना चाहिए ये कि ये जो जमात इस्लामी के फंड्स हैं, जो जितने भी इनके बैंक अकाउंट्स हैं, इनको बंद किया जाए। और अगर ये बंद हो रहे हैं तो इनके फाइनेंसेस पे एक बहुत बड़ा रोक लगेगा। बिल्कुल। उससे क्या होगा कि ये जो फंडिंग होती थी, ये जो पैसे मिलते थे, क्योंकि 500-500 रुपये देते थे एक पत्थरबाज को, एक बच्चा जिसको दिन में 500 रुपये मिलेगा तो वो उसको पता नहीं वो कर क्या रहा है, पत्थर क्यों फेंक रहा है। उसको पता है कि मेरे को पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपये मिल रहे हैं। वो 500 रुपये जब नहीं मिलेंगे उसको तो वो पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई की तरफ जाएगा। तो उनकी जो ये ब्रेन को बदलते हैं, उसकी जो दिमागी हालत को ये ख़राब करते हैं, वो इसी की वजह से। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि जमात इस्लामी पे पाबंदी लगी। और अभी आप देखेंगे जैसे आपने कहा कि इलेक्शन होंगे, जब इलेक्शन हो, पीछे पंचायत के इलेक्शन हो गए तो देखिए कितनी अच्छे तरह से हो गए। और जब इलेक्शन होंगे, और दूसरी वजह ये है वहाँ के लीडर जो हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती वो ये कहती है कि जो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो अपनी जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहाँ J&K में ये बात एंटी जितना वो बोलेंगे, उसको लगता है कि वो जो लोकल पॉपुलेशन है उनकी पार्टी PDP को वो वोट देंगे। ठीक है जी ब्रिगेडियर, बहुत कम समय। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो जो पीस, नोबेल पीस प्राइज का, उसका मैं उल्टा शब्द ढूंढ रहा था कि क्या उनको मिलना चाहिए। मेरा ख्याल सबसे बड़ा आतंकी नेता उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो एक उस तरह का अगर कोई प्राइज हो तो उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात, मैं सिर्फ अपने देशवासियों को, अपने ऑपोजिशन पार्टीज को प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपनी स्टेटमेंट जो हैं वो देश के हित में बोले। कई बार उनकी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन करती हैं हर स्टेज पे डिफेंस फोर्सेस को। जब डिफेंस फोर्सेस का जब वो ब्रीफिंग देते हैं, वो सिर्फ लिमिटेड बातें कर सकते हैं, वो पूरी प्लान जो आप पूछना चाहते हैं उनसे वो प्लान नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे सवाल ना करें और गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर का हाथ स्ट्रांग करें ताकि हम इस आतंक से पूरी तरह से जवाब दे सके। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन जी आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल बंशी कौल साहब आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल अशोक तारा साहब आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल चहल आपका बहुत शुक्रिया, कर्नल ओबराय आपका ही बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र सोनी जी आपका ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो चर्चा हम कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान में हैं वो लगातार इस कोशिश में रहेंगे कि किस तरह से माहौल को फिर बिगाड़ा जाए।